हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2020 का। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन में। और साथ साथ कई बार क्या होता है कि सोल के अंदर में क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम के अंदर में, तो वो भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन को हमें कितना बड़ा लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल आज के क्वेश्चन पेपर का बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट कोड हो जाएगा आपका C166 हो जाएगा। बीए प्रोग्राम वालों के लिए है, थर्ड ईयर वालों के लिए है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपके बुक का नाम हो गया। टोटल आपको जो टाइमिंग मिलेगा 4 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 3 घंटे लिखने के लिए और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपको 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप असफल हो जाते हो जो आपका ओबी पोर्टल है उस पर अपना आंसर सीट सबमिट करने में, तो आपको 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेगा बाय मेल सेंड करने के लिए आंसर सीट को। 100 नंबर का टोटल पेपर आएगा दोस्तों, जिसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, पर हर एक क्वेश्चन जो 25-25 नंबर का होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो ये आपका बेसिक डिटेल तो यहां तक मैंने बता दिया आपको। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लेसन फर्स्ट से ही आया हुआ है, ठीक है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो बुक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर से ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सर क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, ठीक है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की स्टडी हम करते हैं तो उसके कैसे करते हैं, उसमें अगर स्टडी के अंदर में विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब 2 पॉइंट है इन पूरे क्वेश्चन के अंदर में, और दोनों को हमें समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट चैप्टर को आपको याद करना है, जिसके अंदर में हम ये पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्टडी हम करते कैसे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें, क्या क्या सिद्धांत वहां पे हमने स्टडी किया था, वो उसके बेस पे आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। अब देखो थोड़ा सा मैं बेसिक डिटेल इसका बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए। फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हमने कई सारे विचारकों की विचारधारा पढ़ी थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, ठीक है, जिन्होंने सबने अपना अपना अलग अलग विचारधारा रखा। जिसमें सबसे पहले आते हैं हंस मोगनथाउ, ठीक है। हंस मोगनथाउ ने यथार्थवाद का विचारधारा रखा, जिसके अंदर में वो कहते हैं कि वास्तविकता को देखो, ठीक है। उन्होंने वास्तविकता को, जिस कोई घटना जिस फॉर्म में घटी है उस फॉर्म में देखो, तब आपको वास्तविकता दिखेगी, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। असलियत को देखो, वास्तविकता को देखो, उन्होंने ये कहा हंस मोगनथाउ ने, ठीक है। तो इस तरह से हंस मोगनथाउ की विचारधारा के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर में हम बात करेंगे कि हंस मोगनथाउ की जो 6 प्रिंसिपल्स थे वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में और विश्व व्यवस्था के सिद्धांत के विषय में, ठीक है। तो हमने वहां पे 6 सिद्धांतों को बता दिया, हंस मोगनथाउ को बता दिया, तो आपका एक पेज ऑलमोस्ट डन हो गया। उसके बाद आ जाता है हंस मोगनथाउ के बाद नवयथार्थवाद, ठीक है। नवयथार्थवाद के बारे में बताएंगे कि नवयथार्थवाद क्या है। नवयथार्थवाद ने विश्व व्यवस्था के सिद्धांत के अंदर में क्या कहा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर में क्या कहा, तो वो वहां पे हम बताएंगे, उनके सिद्धांत को हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। इस तरह से नव उदारवाद आ जाएगा, नवी उदारवाद आ गया, ठीक है। निर्भरता का सिद्धांत आ जाएगा आंद्रे गटरफैंक का, ठीक है, निर्भरता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या हो जाता है कि हम 2 लेयर की बात करते हैं, 2 सर्कल की बात करते हैं। एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। इनर सर्कल के अंदर में रिसोर्स होते हैं जहां से बाहर की ओर निकलते हुए दिखता है, ठीक है। इनर सर्कल से जो कच्चा माल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, वो बाहर जाता है, और आउटर सर्कल से बाहर से अंदर आते हुए दिखता है पक्का माल, ठीक है, जो पक जाता है, एकदम तैयार माल होता है, फाइनल गुड्स होता है, फाइनल शेप होता है, वो आता है। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश इंडिया हमारे भारत के ऊपर जब आई थी, ठीक है, ब्रिटिश जब ब्रिटेन के हम गुलाम बने, ठीक है, तो उस समय क्या था कि जो हमारे कच्चे रिसोर्स थे रेशम के, ठीक है, और भी कई तरह के जो रिसोर्स थे, वो ब्रिटेन इंडिया क्या करती थी, ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वो हमारे यहाँ से रिसोर्स ले जाती थी बाहर, ठीक है, उसे तैयार करवाती थी, ठीक है। तो वो जो रिसोर्स बाहर गया, तो जो छोटा वाला इनर सर्कल है वो दिखाता है कि रिसोर्स बाहर जा रहा है, फिर वो तैयार करके पक्का माल को हमारे वहां पे बेचती थी महंगे दामों में, ठीक है। तो वो दिखाता था इस तरह से, तो उनके संसाधनों का उन्हीं के ऊपर यूज करना ये दिखाता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आपसी देशों पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, कैसे पड़ रहा था, वो पूरा आपको फर्स्ट चैप्टर का दिखाओगे। शक्ति संतुलन क्या था, ठीक है, तो ये सारा कुछ वहां पे आप बता दोगे तो अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। और आपको जब भी इसमें आंसर लिखो, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो ये मत सोचना कि नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आपको 500 वर्ड से लेकर 750 वर्ड तक के बीच में ही लिखना है। अगर ज्यादा पेज की बात करो कि पेज कितना है, तो आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, ठीक है। तो उनके बेस पे अपना लिखना 500 वर्ड से प्लस
500 प्लस वर्ड लिखो, ज़्यादा अच्छा है, उतने में नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, समझ में आया आपको कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, शीत युद्ध के अंत होने के मुख्य कारण। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा शीत युद्ध के क्या कारण थे, यहाँ पे अंत होने के, जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो उसका क्या कारण था, किस कारण से खत्म हुआ, इसके बारे में बात कर रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चे सब नेट पे क्वेश्चन ढूंढते हैं या फिर को बुक में ढूंढते हैं, वहां पे दिखता है शीत युद्ध के कारण, वो लिख देते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंत का पूछ रहा है, तो सबसे पहले शीत युद्ध का अंत हुआ कैसे, हमें पता कैसे चला, तो बर्लिन की जो दीवार थी उसका विघटन होना, बर्लिन का दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना गया। तो वहां पे पहला पॉइंट आ जाएगा बर्लिन का दीवार का विघटन। ठीक है, दूसरा आ जाता है जर्मनी का एकीकरण, जो बर्लिन के दीवार के कारण से जर्मनी के दो पार्टों में बट गया था। ठीक है, उसके कारण से क्या हुआ, शीत युद्ध का मतलब चल रहा था उसमें, जैसे ही दीवार गिरी, जर्मनी का एकीकरण हुआ तो शीत युद्ध का अंत माना गया। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण भी माना गया। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व, अब जैसे ही मान लो शीत युद्ध का अंत हुआ तो कोई एक पार्टी जीतेगी ना, कभी भी युद्ध का अंत होता है तो कोई एक पार्टी उभर कर आती है बड़ी पावर में, तो बड़े पावर के तौर पे अमेरिका देखा जाने लगा, तो वहां पे वर्चस्व का आरंभ हो जाता है, अमेरिकी वर्चस्व का आरंभ हो जाता है, तो शीत युद्ध का अंत देखा गया। साथ साथ में पूंजीवादी जो विचारधारा उसका दबदबा देखा गया। ठीक है, समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा थी, वो छोटी होती चली गई, तो वो देखा गया। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन देखा गया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके कारण से शीत युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, रसिया, जैसे जो रसिया सोवियत संघ का विघटन के बाद जो पावर के तौर पे रसिया को मिला, ठीक है, पूरा जो धरोहर था रसिया के पास गया, रूस के पास गया, तो ये देखने के लिए मिला। ठीक है, रसिया के अंदर में जो सोवियत संघ के अंदर में जो गृह युद्ध हुआ, उसके कारण से शीत युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, तो ये सारा कुछ, कई सारे कारण यहाँ पे आप बता सकते हो, पॉइंट्स में आंसर लिखोगे नंबर ज्यादा मिलेंगे टीचर, क्योंकि पॉइंट्स नॉर्मली पढ़ता है, ना कि पूरा आपका पैराग्राफ। तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, मैंने ऑलमोस्ट आपको 8-9 पॉइंट बताए हैं, अगर आप थोड़ा सा बुक देख लोगे तो बहुत सारे पॉइंट और भी मिल जाएंगे, तो आप अच्छा आंसर बना सकते हो। अगला तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, वेदांत का क्या अर्थ है, वेदांत का अंत एवं नव शीत युद्ध के आरंभ के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स में क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो वेदांत बताना है आपको, वेदांत होता क्या है, और वेदांत के अंत एवं नव शीत युद्ध के आरंभ का कारण बताओ, नया शीत युद्ध का जो आरंभ हुआ उसका कारण क्या था, ये बताओ। देखो, सबसे पहले वेदांत बताते हैं, तो वेदांत क्या होता है, एक ऐसी स्थिति, एक वेदांत क्या है, तो एक ऐसी स्थिति जहां पर बस युद्ध आरंभ होने वाला ही होता है, बट उस पर रुक जाता है किसी कारण से। ठीक है, तो हम उसे वेदांत कहते हैं, मतलब एक ऐसा पल होता है जब लड़ाई एकदम स्टार्ट होने वाली होती है, पर अचानक से सब शांत हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वेदांत कहलाता है। तो वेदांत का स्थिति कब बना और यहाँ पे क्वेश्चन क्यों बनता है, तो दोस्तों ये जो पॉइंट था छोटा सा, एकदम आपके बुक के अंदर में छोटा सा दे रखा था, वेदांत की स्थिति उत्पन्न हुई, और उस पॉइंट को लेकर इन्होंने पूरा क्वेश्चन बना दिया 25 नंबर का, और 12th में 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, वेदांत क्या है, ऐसा करके। तो वेदांत कब बना, तो मतलब एक क्यूबा अमेरिका के निकट में एक छोटा सा देश है, ठीक है, क्यूबा। तो क्यूबा मिसाइल संकट करके पूरा एक घटना घटी थी, जिसको हम वेदांत की स्थिति के तौर पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेदांत की स्थिति, और पूरे शीत युद्ध के अंतर्गत कई सारे वेदांत की स्थिति हुई, जब अमेरिका और जो सोवियत संघ था वो कई बार आमने सामने आ गए थे युद्ध की स्थिति में। ठीक है, पर युद्ध होते होते रहा, अगर युद्ध होता तो वर्ल्ड वॉर 3 हम उसे बोलते। ठीक है, तो इस स्थिति को हम वेदांत के तौर पे देखते हैं। अब जो क्यूबा का हम थोड़ा सा घटना के बारे में बात करें, तो क्यूबा जो छोटा सा देश है अमेरिका के निकट है, जहां पर क्या हुआ कि सोवियत संघ ने अपनी सत्ता का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके क्यूबा के अंदर में तख्ता पलट करवा दिया और साम्यवादी समर्थक शासक को उस पर बैठा दिया। ठीक है, और साम्यवादी शासक के बैठने के बाद क्यूबा को एक मतलब सैनिक अड्डे के तौर पे बदलने का उन्होंने फैसला किया कि अब इसे सैनिक अड्डे के तौर पे बदल देते हैं और अपने सारे मिसाइल जितने भी हथियार हैं वहां पे तैनात कर देते हैं। ठीक है, ये सोचा गया और उन्होंने तैनात भी कर दिया। उसके बाद अमेरिका को 7 सप्ताह मतलब 21 दिन बाद, 3 सप्ताह बाद उसको पता चलता है अमेरिका को, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी उस समय के वो होते हैं, उनको पता चलता है कि भैया ये ऐसा ऐसा हो गया मेरे घर के बगल में। ठीक है, और मुझे पता ही नहीं चला, और इतना पास। और क्यूबा में तैनात करने का फायदा क्या था कि अमेरिका के निकट था, तो वहां से हमला करने में अमेरिका के ऊपर ज्यादा आसानी होती और अमेरिका को ज्यादा क्षति पहुंचती। तो अमेरिका को जब पता चला, अमेरिका ने भी अपनी जंगी बेड़े उतार दिए। उसके बाद एकदम दोनों आमने सामने हो गए थे कि बस बटन दबाओ और युद्ध शुरू। ठीक है, बट वो स्थिति किसी तरह से रुक गई। ठीक है, तो उसको हम वेदांत की स्थिति में देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अंत एवं नव शीत युद्ध का आरंभ, ये तो वहां पे वेदांत की स्थिति रुक गई, पर उसके बाद भी कई जगह पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए, इराक के अंदर में, सीरिया के अंदर में, ठीक है, अफगानिस्तान को लेकर, तो ऐसे ऐसे कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जहां पे अमेरिकी अपनी पावर को दिखाना चाहता था, ठीक है, और सोवियत संघ अपनी पावर को दिखाना चाहता था।
तो उन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम नव शीत युद्ध का आरंभ की बात करते हैं। अगर अभी करंट का एग्जांपल लूँ तो अभी कल क्या किया इजराइल ने, इजराइल के बारे में आप सबको जानते होंगे, ठीक है। अभी करंट का एग्जांपल दूँ तो इजराइल ने सीरिया पे बॉम्बिंग की, ठीक है। अमेरिका ने उसके लिए कुछ नहीं बोला इजराइल को, ठीक है। पर रसिया ने मतलब अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में छापा कि इजराइल मतलब जो सीरिया है उसने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका क्यों नहीं बोला और रसिया ने क्यों बोला? तो जो रसिया है वो सीरिया को डिफेंड करता है, सीरिया को अपनी सेना की मदद से बचाता है, ठीक है। और अमेरिका चाहता है कि वहां से रसिया पीछे हटे, ठीक है, और अमेरिका अपनी सेना वहां पे भेजे और अपनी सेना लगाए, ठीक है। पर रसिया ऐसा नहीं करता क्योंकि रसिया ने पूरे को उसको घेर रखा है सीरिया को और बचा रखा है बाकी देशों से, ठीक है। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नव शीत युद्ध का आरंभ का संकेत देता है कि अभी भी नव शीत युद्ध आरंभ चल रहा है, अभी भी खत्म कभी हुआ ही नहीं था, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आता है ये पूरा यहाँ पे मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी बताते हुए इसके सुधारों पर रोशनी डालिए। भैया देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो है क्या, तो 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले नेशनल लीग था वो बना हुआ था, ठीक है। नेशनल लीग असफल हो गया, ठीक है। नेशनल लीग का बनाने का मोटिव क्या था कि भैया विश्व युद्ध को रोका जाए, ठीक है, विश्व युद्ध जैसी दोबारा स्थिति ना उत्पन्न हो। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ पहले, तो उसके बाद नेशनल लीग बना। पर नेशनल लीग के बनने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम भी गिर गया। तो नेशनल लीग को खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, यूएनओ बनाया गया जो युद्ध को रोके, ठीक है। पर उसके अंदर में कुछ कमजोरियां हैं। कमजोरियां क्या है? तो भैया वीटो पावर का गलत उपयोग सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पे देखा जाता है। जैसे अभी अब भारत बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, कई सारे जो पाकिस्तान के लोग थे जो भारत के ऊपर हमला किए थे तो उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए कोशिश कर रहा था, ठीक है। पर चीन क्या कर रहा था, बार बार उससे रोक लगा दे रहा था क्योंकि चीन पाकिस्तान का समर्थक देश है, ठीक है, इसके कारण से। तो वहां पे वीटो पावर का गलत उपयोग। अमेरिका का वर्चस्व दिखता है पूरी तरह से यूएनओ के अंदर में, ठीक है। जब इराकी फ्रीडम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया कि सोवियत यूएनओ के झंडे के तले, ठीक है, अपने सेना को भेजकर, ठीक है, बाकी देशों ने सपोर्ट किया, बाहर से अंदर से पैसे से जैसे भी सपोर्ट हुआ किया, और अमेरिका ने अपनी सेना की मदद से पूरा इराक के अंदर तहस नहस कर दिया था। इराक का जो शासक था उसको फांसी चढ़ाया, ठीक है, इस तरह से चीजें करी। तो वो लोगों के नजर में आया कि अमेरिकी वर्चस्व वहां पे दिखता है, ठीक है। और सही तरीके से वर्क नहीं करना, डिसीजन मेकिंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अभी जैसे अभी करंट की बात करें तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो सही तरह से एक्शन नहीं ले पा रहा। उसको करना क्या है उसको खुद नहीं पता। चीन के ऊपर, चीन से आया, कहाँ से आया, उसको अभी तक ये पूरे आंकड़े नहीं पता। चीन ने मना कर दिया कि भैया इतना ही रिसर्च करो, उसने मान लिया। तो वहां पे उसकी कमियां दिखती हैं, कमजोरियां दिखती हैं, वो सारी आज के समय के हिसाब से भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, जैसे चीन और भारत और पाकिस्तान का जमीन विवाद है, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन का जमीन विवाद है, ठीक है, जेरूसलम को लेकर, चीन कश्मीर को लेकर, ठीक है। ये सारे मुद्दे क्या है जो यूएनओ में पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारे कमजोरी के तौर पे उसके दिखते हैं। सुधार क्या कर सकते हैं? तो सुधार के अंदर में आप बता सकते हो कि भैया जो वीटो पावर के मेंबर उसको इंक्रीज करो। 5 लोगों को आपने सीमित कर रखा है, 5 लोग अपनी मर्जी से इंक्रीज, जो मर्जी रोक लगा देते हैं, जब मर्जी जो करते हैं, तो उसको इंक्रीज करो सबसे पहले, ठीक है। सुरक्षा परिषद की पावर को थोड़ा सा कम करो। सुरक्षा परिषद का पावर बहुत ज्यादा दिखता है पूरे यूएनओ के अंदर में, उसको कम करो, ठीक है। उसको जो जो पूरा यूएनओ का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा लचीला बनाओ, पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, ठीक है। ये देखो जो उसकी न्याय करने की पावर है उसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, ठीक है। लोगों को, आपसी लोगों को, नए देशों को एंट्री करने का मौका दो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और एक किसी देश के दबदबा को कम करने के लिए एक तरह से परमानेंट ना करके उसे अस्थायी करो कि बार बार पावर बदलती रहे, जिससे अलग अलग लोगों के हाथ में आए और वो उस हिसाब से उसको रेगुलेट कर सके, ठीक है। इस तरह से चलाओ। तो ये सारी इसकी सुधार के आप पॉइंट्स बता सकते हो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण के परिणामों की चर्चा क्या थे? मतलब कारण और परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ और उसके परिणाम क्या निकले, 2 चीज बताना है। मतलब आप मान लो 12-12 नंबर का दोनों पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है। तो पहले आप कारण बता दो भैया द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। तो द्वितीय विश्व युद्ध का होने का कारण क्या था? जर्मनी का, भैया जर्मनी का मतलब दुर्व्यवहार, सबसे बड़ा कारण के तौर पे बता दो भैया जर्मनी का दुर्व्यवहार, वर्साई की संधि, हिटलर का आगमन, हिटलर की विचारधारा, जो नाजीवाद की विचारधारा थी वो, ठीक है। ये सारे कारण बता सकते हो। और ये मतलब हिटलर का आगमन बताओगे तो हिटलर के आगमन में क्या हो जाएगा कि हिटलर आया भैया, उसने इतने ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करी, लोग उसके लिए
समर्थक में आ गए और वो हिटलर के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। ठीक है, जो जर्मनी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके ऊपर जो भार डाला गया, बोझ डाला गया, उसके कारण से जर्मनी ने बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया। ठीक है, और गुप्त संधियां जो थी, आपसी देशों ने जो गुप्त संधियां करी जर्मनी से और दूसरे देशों से, वो शीत युद्ध का कारण, वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे रीजन दे सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करो तो सैन्य संगठन जो बनते जा रहे थे वो हो जाएगा। ठीक है, हथियारों की होड़ हो जाएगा। अब देखो, सोचो जर्मनी के ऊपर इतनी ज्यादा मंदी से थे, इतनी ज्यादा बाउंडेशन लगाई गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर भी उसने इतनी ज्यादा हथियारों की होड़ कैसे करी? ठीक है, तो लोगों का जो अपना स्वार्थ था ना, आपसी देशों का स्वार्थ, ठीक है, वो भी कारण बनता है जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का। क्योंकि आपके ऊपर अगर मान लो बाउंडेशन लगा हुआ है और आप फिर भी हथियार इकट्ठा कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपके दो सहयोगी देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रिटेन चाहता था कि मेरे हथियार खरीदे, फ्रांस चाहता था मेरे हथियार खरीदे, उनके हथियार खरीद के उनके ऊपर ही हमला कर दिया। ठीक है, तो ये कहता है द्वितीय विश्व युद्ध। परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर का मतलब खत्म हो जाता है, नाजीवाद खत्म हो जाता है। उसके बाद बर्लिन की मतलब एक तरह से जर्मनी का विभाजन कर दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही। ठीक है, जर्मनी के दो भागों में बढ़ जाता है, बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी जाती है। ठीक है, दो बड़े पावर पूरे विश्व के समक्ष में उभर कर आते हैं, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ हो गया, समाजवादी और पूंजीवादी। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है, यूएनओ का गठन किया जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें रहेंगे। ये मतलब इतने पॉइंट्स आप बता सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके बुक में मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको इतने पॉइंट बताया, और ये पॉइंट्स वाले आंसर करने में फायदा क्या होता है कि आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ जिन कारणों ने एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया, उनका उल्लेख कीजिए। मतलब आपने यूरोपीय संघ का नाम सुना होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। तो यूरोपीय संघ आज के समय में बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है। तो ये क्या कारण है कि वो शक्ति का केंद्र है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है कि बहुत सारे देशों का, 22-23 देशों का एक संगठन है। ठीक है, जिसके अंदर में दो सबसे बड़े, ठीक है, सुरक्षा परिषद के मेंबर और परमाणु संपन्न देश हैं। दो परमाणु संपन्न देश कौन कौन से? तो ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के मेंबर भी हैं, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद उसके स्थायी मेंबर भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों के कारण से भी जो यूरोपीय संघ है वो बहुत बड़ा शक्ति का पावर के तौर पे देखा जाता है, महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद देखें दोस्तों कि इनकी जो मुद्रा है यूरो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके कारण से भी ये इनको बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र के तौर पे माना जाता है। साथ साथ देखोगे दोस्तों कि इनका जो व्यापार है, फ्री ट्रेड करते हैं आपसी देशों के अंदर में, 20-22 जो देश है वो सभी के देशों में फ्री ट्रेड होता है, उसके कारण से भी ये बहुत बड़ा केंद्र है। इवन ये इतना बड़ा केंद्र था कि एक टाइम पर ये अमेरिका की जो जीडीपी थी उसको चुनौती दे रहा था। अमेरिका का जितना सैन्य संगठन है उसको ये चुनौती दे सकता है। अमेरिका के पास जितने परमाणु बम है इनके पास उनसे कहीं ज्यादा है। ठीक है, अभी तो ब्रिटेन वहां से यूरोपीय संघ से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी ये अमेरिका को टक्कर देने के लिए सक्षम है। रीजन सबसे बड़ा क्या है कि 22 देशों का 23 देशों का एक संघ बनता है टोटल। ठीक है, ये जबकि आप एक फैक्ट की बात करो तो जो यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ वो अमेरिका के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो यूरोप के अंदर में इस तरह की स्थिति बनी कि यूरोपीय देशों को मतलब जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई। ठीक है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्षति हुई, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध का और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध का स्थल था वो यूरोप ही था। ठीक, यूरोप में ही पूरा युद्ध हुआ। उसके कारण से अमेरिका ने क्या किया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया, जिसके तहत उन देशों को फंड दी गई कि भैया दोबारा से आप खड़े हो सको, दोबारा से अपना वर्क कर सको। वही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन आगे चल के यूरोपीय संघ में बदला और उसने अपना पूरा वर्चस्व कायम किया, और आज के समय में बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों ये टोटल मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। ठीक है, आप क्या करना, वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में देखना जिससे आपको फायदा हो, जल्दी समझ में आए, क्योंकि 18-20 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। अगर इसके अंदर मैं बात करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन के अंदर में आप हंसमोगन थाओ, निर्भरता सिद्धांत, ये सारा आप बताओगे अच्छे से तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कीजिए, पांचवा क्वेश्चन कीजिए, छठा क्वेश्चन कीजिए। मतलब आपके पास मैंने ना 5 क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं, आप किसी एक क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था वेदांत वाला उसको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत देगा आपको। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को कीजिए और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और हमेशा जो भी क्वेश्चन करते हो, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आगे, ठीक है, तो हमेशा उन क्वेश्चन पेपर को चुनो जो आपको हेल्प करे, मतलब पॉइंट्स में लिख, जिसके आंसर इजी लिख सको आप। ठीक है, पैराग्राफ वाले में नंबर नहीं मिलते, पॉइंट्स वाले में नंबर मिलते, तो उसको चुनो हमेशा। ठीक है, और फ्रेंड्स
आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैंने आपके लिए वर्क किया, आपके लिए वीडियो बनाया, तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।